नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में अब पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। किसी भी प्रकार के पटाखे को चला नहीं सकेंगे, बेच या खरीद नहीं सकेंगे। कोरोना का जो यहाँ पर असर है, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए और प्रदूषण के हालात जो बने हुए हैं उसे देखते हुए एक बैठक की गई है और बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, क्या क्या जो पॉइंट्स हैं कोरोना और प्रदूषण के मिल जाने से किस तरह से जानलेवा होते जा रहा है ये महामारी, और क्या यही सारी वजह है? दिवाली आने वाली है, उसके पहले ही हमने देखा पटाखे भी चलने शुरू हो गए हैं। देखिए, आज कोरोना और पोल्यूशन को लेकर एक बैठक थी, रिव्यू मीटिंग इसको कहा गया था कि हालात की समीक्षा करनी है। तो उसमें पहले ही बताया गया था कि पटाखों पर फैसला करना है। तो चर्चा ये चल रही थी कि हो सकता है कि दिल्ली सरकार, जैसे एनजीटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि आप ग्रीन क्रैकर चला सकते हैं, तो उसको इजाजत दे दे। लेकिन फैसला लिया गया है कि किसी भी तरह के पटाखे जो हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं। और दिल्ली में स्थिति पहले ही बहुत खराब है। आप सड़कों पर निकलिए तो आपको प्रदूषण सड़कों पर रखा हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए ये फैसला ले लिया गया है कि ना तो पटाखे दिल्ली में बेचे जाएंगे, ना ही कहीं खरीदे जाएंगे, ना ही कोई इस बार दिवाली पे पटाखा चलाएगा। सभी तरह की जो है पाबंदी लगा दी गई है और इसके अंदर ग्रीन क्रैकर भी शामिल है। यानी कि इस बार, अभी तक सिर्फ अपील किया करती थी सरकार, लेकिन इस बार पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई पटाखा ना बिकेगा, ना कोई पटाखा चला सकता है। तो ग्रीन क्रैकर्स वाली भी बात आपने एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पर शरद की। ग्रीन क्रैकर्स हो चाहे ब्लू रेड, जो भी क्रैकर्स हो वो नहीं चला सकते हैं। ग्रीन क्रैकर्स का मतलब है कि उससे उस तरह से धुआं या प्रदूषण नहीं होता है, उसकी इजाजत थी, लेकिन अब वो भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया। लेकिन शरद, क्या इसका कोई टाइम पीरियड दिया गया है? क्योंकि हमने देखा यहाँ है दिल्ली में और भी कई जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन दिल्ली में भी हमने देखा है कि दिवाली के बाद भी छठ की पूजा होती है, उसके बाद भी उसमें भी पटाखे कई लोग चलाते हैं। तो ये बैन का कोई वक्त है या फिर इनडेफिनिट पीरियड के लिए है? देखिए कादम्बिनी, आपने तो आगे की बात करी, मैं आपको पीछे की बात बताता हूं। कल करवा चौथ था और लोगों ने करवा चौथ पे भी कल पटाखे फोड़े हैं। तो दिवाली तो बहुत दूर की बात है और छठ तो उससे भी 6 दिन बाद की बात है। तो लोग तो पटाखे फोड़ने में इस तरह से लगे हुए थे। लेकिन जहां तक टाइम फ्रेम की बात है, अभी क्योंकि एक शुरुआती फैसला बताया गया है सरकार की तरफ से, अभी जब कुछ ही देर में लिखित आदेश आएगा सरकार की तरफ से तो पता चल पाएगा कि कब से कब तक के लिए कहा गया है। क्या केवल दिवाली के दिन तक के लिए पटाखे की बात की गई है या फिर उससे भी आगे? क्योंकि होता यह है कि दिवाली के बाद फिर शादी का सीजन भी आएगा। क्या उसमें पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाएगी, या क्या छठ के आसपास जो है पटाखे फोड़ने की इजाजत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? ये जब लिखित आदेश आएगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन एक आखिरी में एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कहा यह जाता है कि ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं ये कम पोल्यूशन करते हैं, लेकिन कादम्बिनी, एक कागज भी अगर जलता है तो धुआं तो उससे भी निकलता है, पोल्यूशन उससे भी होता है। तो इसी बात के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि पटाखे चाहे किसी भी तरह के हों, चाहे ग्रीन हो चाहे किसी भी तरह के हों, कोई भी पटाखा ना बेचा जाएगा, ना दिल्ली के अंदर इस बार चलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर ट्वीट करके भी मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि बैठक हुई थी और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि हर प्रकार के पटाखे पर पाबंदी लगेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना सिचुएशन को रिव्यू किया गया है दिल्ली में और प्रिपेयर्डनेस देखा गया है, हेल्थ ऑफिशियल भी मौजूद थे। इन सब चीज़ों के कारण और कोरोना भी जो फेस्टिवल त्योहारों का मौसम है उसके कारण और पोल्यूशन के कारण वो बढ़ता लग रहा है, इसीलिए बैन करने की, यानी पाबंदी लगाने की सभी प्रकार के पटाखों की बात की गई है। बाकी चीज़ें भी जैसे आईसीयू बेड्स वगैरह ये सब भी बढ़ाई जाएंगी और टारगेटेड टेस्टिंग किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट की भी बात यहाँ पर की गई है और कहा गया है कि आईसीयू बेड बढ़ाने की बात उन्होंने रोकी है, तो फाइल किया गया है अपील। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने ट्वीट करके बताई हैं, लेकिन एक फॉर्मल ऑर्डर भी आएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि अब आप किसी भी प्रकार के पटाखे जो हैं नहीं जला सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, जो कि फिलहाल कोरोना और कोरोना में प्रदूषण अगर मिल जाए तो जो जानलेवा स्थिति हो रही है उसके कारण ये बैन लगाया गया है।
चलिए अब चलते हैं हम पंजाब, जहां पर पंजाब के संगरूर के बहादुरपुर गांव में किसानों ने तकरीबन 35 सरकारी कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। ये लोग पराली की आग का जायजा लेने गए थे। सुबह 8 बजे 2 पटवारी खेतों में आग लगने की खबर के बाद लोकेशन पर गए और उसके बाद किसानों ने उनको बंधक बना लिया। उनकी मांग ये है कि जो चालान इशू हुआ है उसको रद्द किया जाए। असल में जब ये कर्मचारी वहां पर गए और नहीं लौटे तो बाकी कर्मचारी भी इनमें खबर लेने के लिए गए और इस तरह से उनको बंधक बनाया गया और 35 अब तक कर्मचारी जो हैं वो किसानों के बंधक हो गए। और पराली जो है उसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में भी ये कहा गया कि पराली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। और लेकिन कोई भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ये कहा कि दिल्ली जो है वो पराली के कारण प्रभावित होती है, जलाने के कारण, और किसान भी नहीं जलाना चाहते, लेकिन सरकारें जो हैं जहां जिन राज्यों में पराली चलती है वो मदद नहीं कर रही हैं। लेकिन अब ये हालात बिल्कुल अलग हो गए हैं। यहाँ पर 35 कर्मचारियों को किसानों ने ही बंधक बना लिया। मोहम्मद गजाली के पास चलते हैं, हम सीधा रुख करते हैं। गजाली, अभी भी क्या ये सभी 35 कर्मचारी बंधक हैं या फिर इनको छोड़ दिया गया है? किसानों से कोई बात हुई है? क्या स्थिति है? नहीं, फिलहाल तो शाम के वक्त इनको छोड़ दिया गया था, लेकिन काफ़ी लंबे देर के लिए इनको किसानों ने बंधक बना लिया था। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज ही के दिन जो है पूरे देश में किसानों ने चक्का जाम का भी कॉल दिया था। जो हाईवेज, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को किसानों ने पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक रोकने की घोषणा पहले ही की थी। और इस बीच में जब पता था कि किसान सड़कों पे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे में कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिशियल जाता है संगरूर जिले के बहादुरपुर गांव में और वहां पर वो जाके उनको रोकने की कोशिश करते हैं और उसके बाद किसान उग्र होकर उसको बंधक बना लेते हैं। बंधक बना के थोड़ी देर रखते हैं। वो जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो अपने सीनियर्स को फोन करते हैं, तहसीलदार लेवल के ऑफिसर को फोन करते हैं। उनको फोन करने के बाद जब वहां से कोई और उनको छुड़ाने आता है तो उनको भी बंधक बना लिया जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस पूरे चावल के कटाई के सीजन के में जो आग लगती है पराली की, पूरे पंजाब में हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि किसान कैसे कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दें ताकि हम पराली को मैनेज कर सकें, हमारे ऊपर चालान या एफआईआर ना करें। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट यही देती है कि हम सख्त से सख्त एक्शन भी ले रहे हैं, मशीनें भी दे रहे हैं, लेकिन वही है जो हर साल हम देखते हैं कि पराली जलाई जा रही है और किसान कृषि कानून के विरोध में जो सड़कों पे उतरे हुए हैं। इस बीच में जो केंद्र ने एक प्रोपोज्ड कानून ऑर्डिनेंस के तौर पे ये बता रहे थे कि 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है जो भी एयर पॉल्यूशन करेगा। किसानों को लगा कि खास करके वो उनके लिए बनाया गया है। तो इन सभी चीजों का गुस्सा है जो देखने को आज मिला जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिमों को उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन काफी देर बंधक बनाने के बाद फिर प्रशासन से बातचीत हुई और उसके बाद उन लोगों को रिहा कर दिया गया या छोड़ दिया गया। जी गजाली, क्या प्रशासन ने किसी प्रकार का आश्वासन भी दिया, क्योंकि ये चालान रद्द करने की बात कर रहे थे, हालांकि कोर्ट से इशू हुआ है वो चालान? जी, जब भी इस तरह का माहौल बनता है तो प्रशासन फौरी तौर पर, मोमेंटरी तौर पर, ताकि उस वक्त कोई और नुकसान ना हो या जो माहौल है वो ज़्यादा वायलेंट ना हो या हीटेड मोमेंट्स ना हो, तो वहां पर वो कन्विंस करने के लिए वर्बली एश्योर कर देते हैं। लेकिन जो रूटीन प्रोसेस है कोर्ट्स के या चालान के, वो वैसा ही होता है कि आप चालान आपके खिलाफ इशू किया जाता है, आपके लैंड रिकॉर्ड में रेड एंट्री वगैरह करते हैं, तो वो सरकार उससे पीछे नहीं हट रही है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर उनको मतलब वो गुस्सा ना हो या और उग्र ना हो, इस वजह से उनको आश्वासन जरूर दिया कि हम आगे इसका ख्याल रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका गजाले इस पूरी जानकारी के लिए। तो 35 सरकारी कर्मचारी बंधक बनाए गए थे और शाम तक काफ़ी देर तक उनको बंधक बनाए रखा गया, फिर छोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर प्रशासन ने आश्वासन दिया। लेकिन पराली की समस्या जस की तस बरकरार है। अब आपको हम लिए चलते हैं बिहार, जहां देश में कोरोना काल का पहला चुनाव हो रहा है। 2 दौर की वोटिंग हो चुकी है, तीसरी और आखिरी 7 नवंबर को है। कई प्रकार के गठबंधनों और बंधनों की बात हो रही है, कुछ बयानों की चर्चा खूब हो रही है, जैसे तेजस्वी यादव का बयान कि नीतीश थक चुके हैं। तो नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है, ये भी जनता सोचती है। आखिर 2 टर्म मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं और तीसरे टर्म के लिए मैदान में है। लेकिन एक बयान और आया है और ये बयान आज आया है प्रचार थमते थमते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के धमदाहा की एक चुनावी रैली में कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है।
अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं और जीतेंगे अगर तो चौथा टर्म इनका होगा। मैं अपनी गलती यहां पर करेक्ट कर लूं। और मनीष कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये बोला है कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, उसके कई इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। कुछ तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं चुनावी दाव है, कुछ कह रहे हैं पहले भी बहुत कुछ बोलकर पलट चुके हैं। है क्या ये नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है, क्योंकि जब पटना नीतीश कुमार लौट के आए तो उनको ये वीडियो जब दिखाया गया तो उनका कहना था कि उनके कहने का असल मतलब ये था कि इस बार के चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनावों की यह उनकी आखिरी चुनावी सभा है। और शायद उनको बोलने के समय इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था अपने सेंटेंस के बारे में, लेकिन उनका असल मतलब जो है वो यही था कि इस बार के चुनाव की यह उनकी आखिरी सभा है। अब आपने कहा इंटरप्रिटेशन, तो नीतीश कुमार का जो अपना पास्ट है वही उनके हर कथन के बाद जो है लोग जोड़ देते हैं। किसी ने, आपने देखा कि लालू यादव ने ट्वीट कर दिया कि जब उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं हाथ मिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि उनके पार्टी के लोग भी थोड़े हतप्रभ थे। उनको ये लग रहा था कि उनके नेता जो भी बोलते हैं वो सोच समझकर बोलते हैं, लेकिन लब्बो लुआब यही है कि ये बात भी जो है एक तरह से आप कह सकती हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। और इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं खासियत या नीतीश कुमार के अपने 15 साल के राजनीतिक कैरियर के ऊपर में एक कमेंट भी है कि जब भी उन्होंने सुर्खियां बनाई अपने कार्यक्रमों के कारण नहीं, अपनी बातों के कारण नहीं, कि जब जब उनकी जबान फिसले तब तभी उन्हें मीडिया में प्रचार मिला। कादम्नी जी। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक और बयान है जिस पर नीतीश को एक खुद उसके उलट बयान देना पड़ा है। इस पर भी आपसे हम बात करेंगे। असल में बिहार में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेता कुछ मुद्दों पर अलग अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में बाहर से आए लोगों को लेकर कुछ बयान दिया, तो कटिहार में योगी आदित्यनाथ कुछ और बोलते नजर आए। आपको बता दें कि बिहार के ये वो जिले हैं जहां बांग्लादेश से आए लोगों की अच्छी खासी तादाद है। सुनते हैं कि एनडीए के ही 2 बड़े नेता क्या कह रहे हैं। प्रयास कर रहा है उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। और ये कौन? नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है अगर कोई घुसपैठ या भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है? यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। तो मनीष कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जो बयान यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने दिया और उसके जवाब में जो नीतीश कुमार ने कहा, दुष्प्रचार कहा, कौन फालतू बात करते रहता है, किसका दम है कि निकाल लेंगे, ये साफ तौर पर उन नेताओं की जुबान नहीं है जो एक ही पेज पर होते हैं एक चुनाव जीतने के लिए। देखिए कादम्नी, इसके पीछे एक राजनीतिक सच्चाई है इस चुनाव की, और खासकर इस चुनाव अभियान की। जो पहले चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ते थे तो वो पूरी तरीके से कमांड में होते थे, कौन सा मुद्दा उठेगा, कौन लोग प्रचार करेंगे, और उसी का परिणाम था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को, जो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, यहाँ पर प्रचार करने की अनुमति, जब उन्हें चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया 2005 के नवंबर के चुनाव के पहले, तो उन्हें भी अनुमति नहीं दी थी। उन्हीं के विरोध के कारण उन्हें यहाँ आने की कभी बीजेपी ने अनुमति नहीं दी। लेकिन इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपना चुनाव प्रचार अभियान चलाना चाहा, चलाया, और नीतीश कुमार एक मूक दर्शक की भूमिका में बने रहे। ये केवल योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है। अगर आप देखिए कि जब तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के मुकाबले जब
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख रोजगार के अवसर, जिसमें 4 लाख नौकरियों की भी बात की, तो उन्होंने कभी नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। दूसरा और एक पक्ष यह है कि इस चुनाव के पहले ही बीजेपी ने घोषणा कर दी कि भले नीतीश कुमार की संख्या कम हो लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे, यानी कि आपने एक मैसेज दिया कि इनकी संख्या कम आने वाली है और नीतीश कुमार एक मजबूर कहिए या एक बेबस नेता के रूप में उनकी पूरी छवि बनी, क्योंकि नीतीश कुमार हर बार जब बीजेपी के साथ हो या लालू यादव के साथ चुनाव जीतते थे या चुनाव लड़ते थे, उनकी भूमिका एक चैलेंजर की थी। इस बार वो एक तरह से बीजेपी के ऊपर आधारित या निर्भर दिखे। प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री उनकी उपस्थिति में राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो, जो भी भाषण का अंश होता था उसे माना जाता था कि दरअसल वो नीतीश कुमार को नसीहत दे रहे हैं। और अभी भी यह माना जा रहा है कि सामाजिक समीकरण के आधार पर भले एनडीए को बहुमत मिल जाए, लेकिन अब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो वो बीजेपी की कृपा या नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ही बनेंगे। कादम्बनी। बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब 7 को आखिरी दौर की वोटिंग है और 10 को नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार को चौथा टर्म मिल रहा है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या कर्नाटक सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी? इसके बारे में हम कई सरकारों से सुन रहे हैं। कथित लव जिहाद को लेकर येदियुरप्पा ने अब बयान दिया है कि हम इस सिलसिले में सख्त कदम उठाएंगे। लव जिहाद्ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮದ ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಗಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ। कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई का भी कहना है कि एक कानून की मांग जोर पकड़ रही है। This love jihad is there for some time and it's a social evil. So to beat this social evil, a law is necessary. That has been a loud thinking among the various sections of the society in all states of this thing. इससे पहले बीजेपी महासचिव और अभी हाल तक कर्नाटक के पर्यटन मंत्री रहे सीटी राजू ने भी ये विवादित लव जिहाद का मुद्दा उठाकर इस मामले को बढ़ाया था। और अब बात हरियाणा की, जहां पर सरकार में मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद को लेकर अपने तेवर खड़े कर लिए हैं। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में ऐसे मामले गंभीर होते जा रहे हैं। अंबाला डीएम को इस बारे में एक आदेश दिया गया है। आदेश के मुताबिक हरियाणा के बनने के बाद से लेकर अब तक के ऐसे सभी मामले उजागर किए जाएंगे जिसमें धर्म परिवर्तन कर शादी करवाने या शादी के बाद धर्म परिवर्तन करवाया गया है। नहीं, लव जिहाद बहुत गंभीर होता जा रहा है। बहुत मामले दिन प्रतिदिन इसके संज्ञान में आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई कानून बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसके लिए तैयारी करने के लिए मैंने डीजीपी को कहा है कि जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा में इस टाइप के, यानी धर्म परिवर्तन करके किसी ने शादी कराई हो या किसी ने गैर धर्म में शादी करके बाद में धर्म परिवर्तन कराया हो, ऐसे जितने भी मामले हैं उनको सामने लाया जाए। और अब खबर मुंबई से, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट में पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मामले की कल भी सुनवाई होगी। खुदकुशी के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में उन पर एफआईआर हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो जुडिशियल कस्टडी में है इस वक्त। आज सुनवाई हुई इसको लेकर और एक बार फिर से उनके मामले में कल सुनवाई होगी।
सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, आज क्या हुआ? केस किस दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि कल भी अब सुनवाई की बात हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल कादम्बिनी, देखिए आज अंतरिम राहत की मांग की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी की तरफ से, लेकिन वो मिल नहीं पाई। मामला सुनवाई के लिए कल पर टल गया और अंतरिम राहत पर भी कल ही फैसला होगा। मतलब अर्नब गोस्वामी को आज भी जेल में ही रहना होगा। हालांकि उन्हें अलीबाग के स्कूल में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है वहां पर फिलहाल रखा गया है। अब कल सुनवाई होगी और मामले में जिस तरह से पक्ष रखा गया है अर्नब गोस्वामी की तरफ से, हरीश साल्वे जो वरिष्ठ काउंसिल हैं उन्होंने पक्ष रखा और साथ ही आबाद फोंडा ने, उनका यही कहना था कि पूरा का पूरा जो मामला बनाया गया है वो अवैध है क्योंकि उस पूरे मामले में ए समरी फाइल हो गई थी, यानी कि बंद कर दिया गया था। तो जब इसे फिर से खोलना था तो जरूरी था उस मजिस्ट्रेट अदालत के इजाज़त लेना, जो कि ली नहीं गई थी, यानी कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की गई थी। इसीलिए जो भी कार्रवाई हो रही है वो अवैध कार्रवाई हो रही है, ये इनकी मांग है और इसी पर सुनवाई हो रही है। पुलिस सरकार की तरफ से अभी पक्ष रखना बाकी है, जो पीड़ित परिवार है उसका भी पक्ष होना बाकी है। तो कल लंबी सुनवाई चलेगी, उसके बाद कुछ निकल पाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अंतरिम राहत की जो मांग की गई थी वो आज मिल नहीं पाई और अर्नब गोस्वामी को आज भी जेल में ही रहना होगा। सुनील, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। आप लंबे वक्त से इस तरह के केसेस जो हैं वो देख रहे हैं। जो हरीश साल्वे ने पॉइंट उठाया है, क्या वो एक टेक्निकल पॉइंट भर माना जाए? देखिए, जो मुद्दा जो उठाया गया वो ये उठाया गया है कि कोई भी केस जब दायर होती है उसकी जांच होती है और पुलिस जो है ए बी सी समरी करती है। तो इसमें ए समरी की गई, यानी बहुत सबूत पर्याप्त मिले नहीं, उसे बंद कर दिया गया था और कोर्ट ने भी उस बात को मान लिया था। अब उसे फिर से खोलना है तो उसमें कुछ नई जानकारियां, नया डेवलपमेंट आना चाहिए और सरकार और मजिस्ट्रेट कोर्ट की इजाजत लेनी चाहिए, जो इस पूरे मामले में ली नहीं गई थी। बाद में एक मामला जरूर बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक मामला दायर हुआ था, उस पर कोई अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन पुलिस ने, सरकार ने उस पूरे मामले को खोला और उसकी जांच शुरू की नए सिरे से और गिरफ्तारी भी की। तो यही उनकी मांग है। इसी कानूनी पहलू पे ये पूरा का पूरा इनका पक्ष रखा गया है, जिस पर कहना है कि इसमें कोई ये पूरी तरह से गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तारी हुई, गलत तरीके से मामला बनाया गया, ये इनकी पूरी कहना है। हालांकि इस पर पक्ष अभी बहस होनी बाकी है, सरकार किस तरह से पक्ष रखती है, अलीबाग पुलिस अपना पक्ष रखेगी, पीड़ित परिवार का अपना पक्ष होगा, बाकी है सुनील। और कल देखना होगा कि आखिर सरकार किस तरह से या बाकी जो पक्ष हैं किस तरह से इस पर बहस करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुंबई में कोविड मरीजों की मृत्यु दर जहां करीब 3% के आसपास है, वहीं शहर के कैंसर मरीज जो कोविड से भी संक्रमित हैं उनमें 10% मृत्यु दर दिख रही है। भारत के प्रमुख कैंसर अस्पताल मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित 1140 कैंसर रोगियों में 112 की मौत हुई है और कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ये आंकड़े हैं। कैंसर के मरीजों के लिए कोरोना घातक है। कैंसर के साथ कोरोना के संक्रमण वाले 100 में से 10 मरीज मौत का शिकार हुए हैं। ये दावा है भारत के प्रमुख कैंसर अस्पताल मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का। हर साल करीब 70,000 कैंसर रोगियों का इलाज करने वाले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मार्च और अक्टूबर के बीच कोविड-19 के संक्रमण के साथ 1140 कैंसर रोगियों का इलाज किया है, जिनमें से 112 की संक्रमण से मौत हो गई है, यानी मृत्यु दर करीब 10%। करीब 230 मरीजों पर हुई ये स्टडी दर्शाती है जब कैंसर मरीजों को कोविड का भी संक्रमण हो रहा है तो उनमें मृत्यु दर करीब 10% है। वहीं मुंबई शहर के आम कोविड मरीजों में जिन्हें कैंसर नहीं है उनमें मृत्यु दर करीब 3% है। हम लोग इस स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं और मरीजों को स्टडी में शामिल कर रहे हैं। कैंसर और कोविड के एक साथ संक्रमित हुए करीब 1100 मरीजों का हमने इलाज किया है और इनमें मृत्यु दर 10 से 11% बना हुआ है। एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट कुंबाला हिल हॉस्पिटल के चेयरमैन और कैंसर सर्जन डॉक्टर रमाकांत देशपांडे बताते हैं कि इलाज करवा चुके मरीजों के लिए भी कोविड संक्रमण बड़े खतरे लाता है और खासतौर से ब्लड कैंसर के मरीजों में कोविड बीमारी की गंभीरता को करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ाता है। ऐसे लोगों में जिनको कैंसर हो चुका है या पहले जिनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अगर कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस, मौत आने के चांसेस दुगना या तिगना बढ़ जाते हैं।
कैंसर के ऐसे मरीज जिनको ब्लड कैंसर हुआ हो, लिम्फोमा हो या ल्यूकीमिया हो या माइलोमा हो, इनमें ये परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। 4 से 5 गुना ये कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ने के चांसेस है। फोर्टिस अस्पताल ने कैंसर के सर्जिकल मरीजों में कोविड के कारण 25 से 30% मौतें देखी हैं। सर्जिकल पेशेंट्स का कहा जाए तो जिनको ये संक्रमण हुआ उनमें से ऑलमोस्ट 25 to 30% के जो मरीज थे उनको वो बाहर नहीं आ पाए ये बीमारी से। ऑफ कोर्स ये पेशेंट्स वैसे भी हैं जिनका कैंसर का स्टेज भी काफी एडवांस्ड है, जो ऑलरेडी काफी वीक हो चुके हैं क्योंकि पैंडेमिक के दौरान वो एडिक्वेट टाइम में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो बहुत लोग आज हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने कैंसर के सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। कैंसर के बड़े अस्पताल और सर्जन कैंसर मरीजों को कोविड से ज्यादा सावधानी बरतने की सख्त सलाह दे रहे हैं और लक्षण दिखते ही अस्पताल में कैंसर संक्रमित अंग की अच्छी तरह से जरूरी जांच की दरकार बता रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।